क्लियर था? ज़्यादा कुछ अभी बताया नहीं, अभी तो शुरुआत है, बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं उसमें, तो उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं अभी। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था विद द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ा था, उसके बाद माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पढ़ा था, उसके बाद फाइनली हमने क्या पढ़ा था उसके बाद? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी में हमने अलग अलग वेरिएशंस के आधार पर पढ़ा। फिर उसके बाद हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम। इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम थी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस समथिंग, तो प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए वो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो हम कल जो हमने किया था उसी को दोबारा से एक बार लिख लेते हैं ताकि उससे आगे बढ़ सकें। हमने बोला कि कहीं पे भी एक सिंपल प्रोसेस होती है, एक इनपुट होता है, फिर कुछ प्रोसेस होगी और फिर उससे कुछ आउटपुट निकलेगा। यही पढ़ा था हमने कल। इनपुट में हमने बोला कि इनपुट में 4 तरह की चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं बताओ एक एक करके। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। ये हमने पढ़ा था। इसको मैंने बोला था दीज आर यही पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब यहां से कुछ इनपुट आ रहा है तो इनको भी इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो उसको भी हमने पढ़ा था। यहां पर हमने पढ़ा इसको इसके बदले में क्या मिलेगा? रेंट। यहां पर इंटरेस्ट, ठीक है। फिर वेजेस, नेक्स्ट प्रॉफिट। ये पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर हम आउटपुट की तरफ आए। आउटपुट में हमने देखा कि 2 तरह की चीजें जो प्रोड्यूस हो सकती हैं, इधर गुड्स और सर्विसेज। ये हमने पढ़ा था। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं 2 टाइप की हो सकती हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद जब हमने पूरा प्रोसेस कर लिया, उसके बाद कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश की और हमने देखा कि अगर हम इसको देखें तो हमारी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जहां हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो 3 सेक्टर्स निकल करके आते हैं। कौन कौन से आते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दीज आर दी 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। कहां पर ये प्रोसेस हो रही है, कैसे प्रोसेस हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बोला कि ये जो इनपुट है और ये जो आउटपुट है, इसके आधार पर भी कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकती हैं? प्राइवेट, गवर्नमेंट। ये हमने टोटल कल मिला मतलब इतना ही पढ़ा था, ज्यादा पढ़ा नहीं था इसमें। क्लियर है? तो इतना हमने पढ़ा था। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन में आते हैं कि एक्चुअल में चीजें हो क्या रही हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो एक चार्ट हम बनाएंगे। हमें कोई भी एक फर्म या फिर कैफे, कल हम यही बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। हमने क्या बनाने की कोशिश की थी? कैफे बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। इस कैफे को बनाने के लिए यहां पर कुछ रिसोर्सेस चाहिए, यानी कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो मुझे इनपुट देने पड़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, ये इनपुट देगा कौन? तो इनपुट देगा कौन, तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया। तो उसको इनपुट देने वाले ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। या तो प्राइवेट सेक्टर देगा, या गवर्नमेंट सेक्टर देगा, या हाउस होल्ड सेक्टर देगा, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर देगा। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो एक्सटर्नल सेक्टर हो, पार्ट तो हाउस होल्ड सेक्टर का ही है। किसका पार्ट है? हाउस होल्ड सेक्टर का। जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी हाउस होल्ड का पार्ट है ना। जो प्राइवेट में अपनी कंपनी खोल करके बैठे हुए हैं वो भी किसी ना किसी हाउस होल्ड का पार्ट है। एक्सटर्नल सेक्टर से जो रिसीव कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं, वो भी हाउस होल्ड का ही पार्ट है। वो भी कहां का पार्ट है? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड के अंदर ये सारी चीजें आ गई। क्लियर है? तो अब मुझे पता लग गया कि मुझे कैफे खोलना है, तो कौन खोलेगा? तो ये हाउस होल्ड सेक्टर है, इसी में से ही कोई लोग आएंगे और आकर के इस कैफे को खोलेंगे। ये बात हमें समझ में आ गई। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट के रूप में देने पड़ेंगे।
ये कल हमने पढ़ा था, इसमें कुछ नया नहीं, अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है, कल हमने एज इट इज पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैफे के अंदर जाएगा, तभी यहां से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उसके बिना हो नहीं सकता है, या हो सकता है? नहीं है ना पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाएगा तो उसके बदले में यहां पर इसको, इसके बदले में कुछ हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया, वहां कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, उसको कुछ रेंट मिला होगा, मतलब जो भी पैसे हैं उसने आकर के हाउस होल्ड सेक्टर को दे दिए, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको वापस मिल रहा है। क्लियर है? अब इसने कुछ प्रोड्यूस किया तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनाया होगा। प्रोडक्ट क्या बन सकता है? इधर गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्ट क्या बन सकता है? या तो गुड्स बन सकते हैं या सर्विसेज बन सकते हैं। तो इसने वो गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं, उस गुड्स और सर्विसेज को लेगा कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। यहीं से आएंगे ना कंज्यूम करने के लिए उसको, और कहां से आएंगे? या तो प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर। उसको मैंने कंबाइंड करके सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर लिखा है ताकि थोड़ा बहुत इजी हो जाए, मैं एक वर्ड में उसको डिफाइन कर सकूं। क्लियर है? तो इसने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा गया इसके द्वारा। ऐसा ही कुछ हुआ। इसको खरीदने के लिए पैसे भी खर्च किए होंगे, किसी ने किए होंगे, तो उसको खरीदने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर किया जाएगा हाउस होल्ड के द्वारा। ये एक नहीं, मल्टीपल हाउस होल्ड है, एक ने प्रोड्यूस किया तो दूसरा खरीद रहा होगा, लेकिन वो आएंगे तो हाउस होल्ड सेक्टर में ही ना। हम इकोनॉमी के किस सेक्टर में उसको रख रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में। ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो आपको जीडीपी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार इसको एज इट इज बना लो। मैं पानी पी लेता हूँ तब। नीरज थोड़ा गर्म पानी दे देना। कैफे सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि उसका एग्जांपल हमने कर लिया था। बना लिया? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अभी तक 10th क्लास में आपने जीडीपी के कैलकुलेशन के मेथड्स पढ़े होंगे। कितने मेथड पढ़े हैं? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर टू कैलकुलेट द जीडीपी? कितने मेथड होते हैं? बताओ। नहीं पता कोई बात नहीं, उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। जितना पता उतना बताओ। कोई मेथड जो पता है उसके बारे में बता दो। वो डेफिनेशन है, दैट इज डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन पे आऊंगा, डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ कैलकुलेशन पे जा रहा हूं। इतना ही था बस। ठीक है, हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में जीडीपी, जीडीपी क्या होता है उसमें थोड़ी देर पे आता हूं मैं। ठीक है, आज हम उसको एक्सप्लेन करके जाएंगे कि जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो एक जीडीपी वर्ड है, उसको समझेंगे अभी थोड़ी देर में। इस जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए 3 ही तरीके पॉसिबल है। कितने तरीके पॉसिबल हैं? 3 तरीके पॉसिबल हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द जीडीपी। जीडीपी में अगर हमने पढ़ा हो कि हम टोटल प्रोडक्ट कितने हमारे देश में हुए उसको देख रहे हैं सिर्फ। ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट को देख रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर पाए। तो उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? इस ग्राफ में वो 3 तरीके अवेलेबल हैं। अब एक चीज समझाओ मुझे, उस पर आता हूं मैं दोबारा। इसने कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए,
ठीक है, क्या मैं इसको इन्वेस्टमेंट कह सकता हूं? क्या मैं इसको इन्वेस्टमेंट कह सकता हूं? ठीक है, इसने यहां से कुछ कमाई की, दिस इज इनकम, दिस इज पार्ट ऑफ इनकम। ठीक है, इसको तो साफ साफ लिखा हुआ है। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा? होगा, देयर विल बी डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि हमेशा कमाई ज्यादा ही होगी, प्रॉफिट का पार्ट उसके अंदर है। ठीक है, वो जो प्रॉफिट है जो बचा, उसी को तो हम कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। जो प्रॉफिट बचा वो हमने कहां यूज किया? कंजप्शन के लिए यूज किया। उसको हमने कहां यूज किया है? कंजप्शन के लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रॉफिट बचा इसमें से वो मैंने यहां यूज कर लिया एक्सपेंडिचर में? जो प्रॉफिट बचा वो मैंने कहां यूज किया? एक्सपेंडिचर में यूज किया। तो एक तरीके से अगर मैं देखूं तो ये इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम। कह सकता हूं? कोई डाउट है इसमें? इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर, जो प्रॉफिट था वही तो खर्च किया है, दैट इज एक्सपेंडिचर। वो हमारा पार्ट हो गया एक्सपेंडिचर का। अब इसमें सेविंग्स को मत जोड़ना कि कुछ बचाए भी होंगे। ठीक है, हम एक आइडियल सिचुएशन को लेकर के चल रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो सेविंग्स को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये मतलब टोटल जितना भी पैसा आ रहा है वही घूम रहा है, सिर्फ उसी को लगा करके चल रहे हैं, तो उसके आधार पर सेविंग्स को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर कुछ हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बदले में कुछ पैसे मिले हैं, उसके अंदर प्रॉफिट भी मिला है। प्रॉफिट भी मिला है तो उस पैसे को हमने खर्च किया है बाजार से और चीजें लेने के लिए, यानी कंज्यूम करने के लिए। यही किया ना? ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर जितना भी पैसा लगाया है, जो भी इनकम हुई है, क्या मैं ये कह सकता हूं जो इसने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई होंगी इसकी वैल्यू के बराबर ही तो किया है? कुल मिलाकर के अगर हम देखें, ये जो इनकम है ये किसके बराबर है? इसके बराबर है कि नहीं है? जितने में ये गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा वही तो इनकम है। जितने में गुड्स एंड सर्विसेज इस कैफे ने सेल की होंगी, दैट इज इनकम। तो अगर हम इसको देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम भी बराबर है, बराबर है, बराबर है। और यही इन्हीं दोनों को अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था कि इनकम इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो तीनों चीजें बराबर है। यहां पर सिर्फ तीन चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। एक, जो खर्च कर रहे हैं, खर्च दो तरीके से कर रहे हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से, एक कुछ चीजें खरीदने के चक्कर में। हम किस तरीके से खर्च कर रहे हैं? इधर कंज्यूम करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। सिंपल। तो इसको मैं कंजप्शन लिख सकता हूं, इसको मैं कंजप्शन लिख सकता हूं। ठीक है, तो खर्च दो तरीके से हो रहा है, पैसे जितने भी वो दो जगह पे जा रहे हैं, या तो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है या फिर कंजप्शन में जा रहा है। उसकी वजह से हम देखेंगे कुछ इनकम भी हो रही है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भी हम खरीद पा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? हमें पता लग गया कि चाहे तो मैं इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन इसको निकाल लूं, या फिर चाहे मैं गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं उनको निकाल लूं, या फिर मैं इनकम को काउंट कर लूं। तीनों ही वैल्यू सेम आनी है। ये तीनों वैल्यू सेम आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी ना सेम। तीनों वैल्यू सेम आनी है। और यही तीन तरीके हमारे जीडीपी कैलकुलेट करने के नेशन में, जिसको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। क्योंकि ओवरऑल तो हमें वैल्यू निकालनी है। जीडीपी में हम प्रोडक्ट नहीं काउंट करते कि कितने पेन बनाए, वहां पर काउंट किया जाता है कितनी वैल्यू के पेन बनाए। हमेशा जीडीपी में वैल्यूज काउंट करते हैं, हमेशा वैल्यूज के आधार पर हम इसको काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप एक पेन को एक बेंच से कैसे मेजर कर सकते हो? अदरवाइज क्या बताना पड़ेगा? हमने हमारे देश में 1 लाख प्रोडक्ट बनाए हैं। कौन से प्रोडक्ट बनाए बताना पड़ेगा ना। उनकी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यूज के आधार पर बता सकते हैं कि हमारे देश में टोटल 1 लाख करोड़ का प्रोडक्ट बना है। अब ये एक डेफिनेट वैल्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जब मैं 1 लाख प्रोडक्ट की बात करूंगा तो डाउट आएगा। प्रोडक्ट तो अलग अलग वैल्यूज के हो सकते हैं ना। तो हमें जब कैलकुलेट करना है फाइनली, तो वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज चाहे आप इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर के निकाल लो, चाहे इसके निकाल लो, चाहे इसके निकाल लो, तीनों की सेम आएगी। इस ग्राफ से मुझे यह बात समझ में आ गई।
इस ग्राफ से मुझे ये बात समझ में आ गई। तो क्या ये 3 तरीके ही नहीं होने चाहिए हमारे पास जीडीपी कैलकुलेट करने के? और यही 3 तरीके हैं जिसको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। किस किस नाम से बोलते हैं? पहले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। पहले को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट मेथड। इसी को एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। क्या होता है थोड़ी देर में आएंगे, इसके एग्जांपल्स लेंगे। दूसरा मैं कह सकता हूं कि इनकम मेथड। प्रोडक्ट मेथड कौन सा हुआ? ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, प्रोडक्ट तो यही बने हैं ना। प्रोडक्ट मेथड कौन सा है? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, दिस इज प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है, प्रोडक्ट 2 टाइप के हो सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ऑलरेडी हमने बात की थी। तो ये प्रोडक्ट मेथड हो गया, या तो ये निकाल लो या फिर ये इनकम निकाल लो, या फिर ये इनकम निकाल लो। तो इसको मैं इनकम मेथड कह सकता हूं। यह एक तीसरा तरीका है कि मैं टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 2 जगह पे जा रहा है, इधर इनकम, इधर इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन। ठीक है, तो तीसरा तरीका हो गया हमारा, क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड है? इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन। इस चीज को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सिंपल सा एक ग्राफ बनाया मैंने, उसी ग्राफ के आधार पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। ठीक। प्रोडक्ट 2 तरीके के हो सकते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो आउटपुट है वो 2 ही तरीके का हो सकता है। दिस इज आवर प्रोडक्ट, या तो गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है। और यही हमने यहां लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज कितनी हो सकती हैं? जितना अगर हम देखें टोटल इनकम हुई है, जितने का बिकेगा वही तो इनकम है, जितने का बिकेगा वही का इनकम है। और बिकेगा कितने का? जितने का प्रोडक्ट बना होगा। तो ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम। तो हम या तो प्रोडक्ट निकाल लें या इनकम निकाल लें। अब इनकम कितनी है वो कैसे निकालें? अब जो पैसा आ रहा है वो 2 जगह जा रहा है, या तो इन्वेस्टमेंट में या एक्सपेंडिचर में। तो इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो यानी कि 3 तरीके हैं अलग अलग, तो तीनों ही सेम वैल्यू ही निकालते होंगे ओवरऑल। अगर हमारा जीडीपी में देखें, अदरवाइज एक ही तरीके से निकालते हैं ना, 3 तरीके से निकाल रहे हैं, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि तीनों में ही सेम वैल्यू आ रही होगी ना हमारी कैलकुलेशन करने में। इसीलिए हमारे पास 3 मेथड है। तो या तो हमारे देश में टोटल जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, या फिर हमारे देश में जितनी भी इनकम सबको हो रही है उसको कैलकुलेट कर लें, या फिर हमारे देश में जितना भी एक्सपेंडिचर सबके द्वारा किया जा रहा है उसको कैलकुलेट कर लें। किसी भी तरीके का कैलकुलेट करो, हम पहुंचेंगे जीडीपी पे। हम कहां पहुंचेंगे? जीडीपी पे। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब एक बार जीडीपी पे चलते हैं। जीडीपी की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म लिखो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर चलते हैं। फिर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, इसके वर्ड्स को ब्रेक डाउन करूंगा अलग अलग, लेकिन अभी पहले एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है अभी तक जो हमने पढ़ा? जीडीपी इज दी टोटल। मैंने बोला कि उसको मॉनेटरी वॉल्यूम में करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के आधार पर नहीं कह सकते। थोड़ी देर पहले ये बात की हमने, उसकी एक वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये हाफ डेफिनेशन है। ठीक है, तो थोड़ी जगह रखना, कहीं पता चला उसी के आगे कुछ लिख दिया। तो अभी हाफ डेफिनेशन पे बात करते हैं। अभी तक हमने बात की कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू ये कैलकुलेट करना है, कितने प्रोडक्ट बनाए वो कैलकुलेट नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद कल हमने बात की थी, जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू नहीं निकाल रहे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की निकाल रहे हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज 2 टाइप की हो सकती है। गुड्स एंड सर्विसेज कितने टाइप की हो सकती हैं?
इधर इंटरमीडिएट और फाइनल। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? फाइनल की लेनी है। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी लेनी है। कैसे, उसका एग्जांपल अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ये प्रोड्यूस कहां हो रही है ये भी तो बताना पड़ेगा। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमने बताया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये कहां प्रोड्यूस हो रही है वो भी बताना पड़ेगा इसमें, तभी डेफिनेशन हमारी बन पाएगी। ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं। प्रोड्यूस्ड विद इन ए टेरिटरी, किसी एक डिफाइंड टेरिटरी में। क्यों ये विद इन ए टेरिटरी है, थोड़ी देर में उसके ऊपर आऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ी देर में उस पर भी बात करेंगे, विद इन ए टेरिटरी क्यों लिखा हमने। ठीक है, लेकिन इतने से भी हमारी डेफिनेशन पूरी नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है, रीजन समझते हैं। हमने बोला कि मान लो ये फर्म है जो कैफे है, इसने 1000 रुपीज के प्रोडक्ट बनाए। कह सकता हूं ना 1000 रुपीज के प्रोडक्ट बनाए तो 1000 जीडीपी होगी इस कैफे की, कह सकते हैं? गलत हो जाएगा कहना। क्यों गलत हो जाएगा? कि मान लो 1000 रुपीज में कैलकुलेट करके बैठा था, शाम को एक और कस्टमर आ गया, शाम को एक और कस्टमर आ गया, उसके लिए फिर से मैंने एक कॉफी बनाई, तो यहां पर 50 रुपीज और ऐड करने पड़ेंगे। मैं इतने कैलकुलेट करके बैठा था, अगले दिन फिर कोई आ गया, फिर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे एक टाइम फ्रेम में से डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने टाइम में बनाए, तभी तो मैं एक वैल्यू उसको दे पाऊंगा। अदरवाइज तो वैल्यू चेंज होती रहेगी, जीडीपी डेफिनेट हो ही नहीं पाएगा। वैल्यू को सीमित करने के लिए, लिमिट करने के लिए, सर्टेन बनाने के लिए मुझे उसको टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। तो टाइम फ्रेम देंगे, लिख लेते हैं इसको। प्रोड्यूस्ड विद इन ए टेरिटरी इन ए गिवन और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोड आउट है इसमें। ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। अब इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, एक चीज को छोड़ करके, जो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये विद इन ए टेरिटरी क्यों लिखा है, इसके अलावा ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ो और इसमें से कोई भी ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आ रहा वो पूछो। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए था। मॉनेटरी वैल्यू को बता देता हूं। ठीक है, एक ये बता देता हूं, और दूसरा क्वेश्चन जो आना चाहिए था, ये सर्टेन पीरियड कितना होना चाहिए, ये सर्टेन पीरियड कितना होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले इसको करता हूं, फिर मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर आता हूं। सर्टेन पीरियड कुड बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए कुछ डिफाइंड नहीं है। जनरली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जीडीपी मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, उसके बाद क्वार्टरली बेसिस पे भी रिपोर्ट आती है, और फाइनली बजट में हम उसको ईयरली बेसिस पे प्रोड्यूस करते हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो ये सर्टेन टाइम पीरियड को हम 1 ईयर का मान करके चलते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन में हमेशा सर्टेन टाइम पीरियड या फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिखना पड़ेगा, वहां 1 ईयर नहीं लिखना है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो जनरली इन विद इन ए ईयर। अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? जनरली विद इन ए ईयर। ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखोगे, काम चल जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने बता दिया एक टाइम पीरियड में डिफाइन कर दिया उसको। ठीक है, अब मैं आता हूं मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर। मॉनेटरी वैल्यू जैसे मान लो इसी के ऊपर आते हैं। कैफे ने एक तो कौन सी होती है कॉफीज, एक तो बना दी लाते कॉफी, लाते ही बोलते हैं ना इसको। ठीक है, एक इसने बना दी कैपेचिनो। ठीक है, ये इसके साथ ब्रेड्स भी दे रहा है, गार्लिक ब्रेड या अदर ब्रेड्स भी दे रहा है, ये इसके साथ में अदर बिस्किट्स भी दे रहा है। तो मान लो इसने विद इन 1 मंथ पीरियड इसने
5 ब्रेड्स बनाए होंगे, मान लो लाते कॉफी बना दी होगी 7 या 8 बना दी होंगी, इसको मान लो 7 बना दिया होगा, इसको बना दो कि इसने 10 इतने प्रोडक्ट बनाए होंगे। तो अगर मुझे ये बताना हो जीडीपी कितनी है विद इन ए 1 मंथ टाइम पीरियड, क्योंकि मैंने इसका 1 मंथ का प्रोडक्ट कितने बनाए वो लिख दिया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसका प्रोडक्ट जो इसने बनाए हैं 5 + 8 13 7 20 20 और 10 30, क्या मैं ये कह सकता हूं जीडीपी इज 30 प्रोडक्ट्स? नहीं कह सकता, क्योंकि ये 30 प्रोडक्ट्स क्या है मुझे नहीं पता है। ये 30 प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही एक छोटा सा ऐसा पीस बना दिया जो 1 रुपये में आ रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है 1000 में जा रहा हो, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा ना। तो इसी के लिए मुझे उसको एक वैल्यू में डिफाइन करना पड़ेगा उसको एक, और वैल्यू हम मनी के टर्म्स में देते हैं। वैल्यू को किस टर्म में देते हैं? मनी के टर्म्स में। अगर हम मान ले कि एक ब्रेड जो है इसका 5 रुपीज पे जा रहा हो, तो मुझे पता लग गया कि यहां पर हमने 25 रुपीज के प्रोडक्ट बनाए हैं। कितने रुपीज के? 25 रुपीज के प्रोडक्ट। यहां पे भी अगर मान लो सबको 5 रुपीज मान करके चलता हूं, ठीक है, हालांकि इतना सस्ता आज के टाइम पे नहीं है, ठीक है, 35 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू अब बताना आसान है। 30 प्रोडक्ट में तो बहुत वेरिएशन आ गया था, मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि क्या मतलब कितने वैल्यू का बना है, तो उसमें क्या बना है, कैसे बना है, वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं कि टोटल जो मेरा वैल्यू है वो इतना है, तो अब चाहे कुछ भी बनाया हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज आज के टाइम पे मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें मार्केट से, मान लो घर से मार्केट में गए, मार्केट से जाकर के आए और जाकर के बोले ठीक है एक सिंगल टर्म में मुझे ये बताओ कि आप बाहर से जाकर के कितने का खर्चा करके आए हो, तो आप ऐसे तो नहीं बताओगे कि मैं 2 रजिस्टर लेकर के आया, एक पेन लेकर के आया, फिर वहां पर जाकर के चार्ट ठीक लगी वो भी खा लिया, मतलब कई सारी चीजें हम बताने के बजाय सिर्फ ये कहें कि मैं बाहर गया था और 150 रुपीज का खर्चा कर दिया मैंने, वो 150 रुपीज ने डिफाइन कर दी सारी चीजें जो भी आपने किया होगा, और इसी को हम मॉनेटरी वैल्यू कहेंगे। दिस इज टर्म्ड एज द मॉनेटरी वैल्यू। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये हमारी टोटल डेफिनेशन हो गई हमारी जीडीपी की। इसके अंदर एक टर्म बचा हुआ है, दैट इज विद इन ए टेरिटरी। विद इन ए टेरिटरी का क्या मतलब है? अब हम थोड़ा सा इसके जो नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसके ऊपर जाते हैं। ग्रॉस जो होता है, ग्रॉस का मीनिंग होता है टोटल। ग्रॉस का मीनिंग क्या होगा? टोटल होगा। डोमेस्टिक का मीनिंग क्या होगा? डोमेस्टिक का मीनिंग क्या होगा? लोकल, घरेलू, ठीक है, या फिर मैं कहूं किसी एक एरिया में डिफाइंड। डोमेस्टिक मैं ये भी कह सकता हूं अगर मैं रोहतक के टर्म में, क्योंकि रोहतक में जो चीजें बन रही है वो डोमेस्टिक होंगी, लेकिन अगर उसी चीज को मैं इंडिया के टर्म में बोलूं तो इंडिया में डोमेस्टिक भी कह सकता हूं मैं उसको। तो कोई भी एक एरिया के अंदर जब मैं किसी चीज को बोलूंगा तो डोमेस्टिक बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा उसे? डोमेस्टिक। यानी किसी एक एरिया, डिफाइंड एरिया के अंदर चीजें बनाई जा रही हैं, उसके अंदर जितने भी फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन से? फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं, और यही हमने डेफिनेशन में लिखा है। फाइनल प्रोडक्ट, उनकी टोटल वैल्यू विद इन ए टेरिटरी। डेफिनेशन में यही चीजें लिखी थी हमने, या इसके अलावा कुछ लिखा? यही चीजें लिखी है ना, फाइनल प्रोडक्ट, उनकी टोटल वैल्यू, या फिर टोटल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन नहीं होंगे तो उनकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। कहां पर बनी है? विद इन ए गिवन टेरिटरी। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहां बैठ करके अमेरिका में जो बन रहा है उसको कैलकुलेट करने लग जाऊं, नहीं। अगर मुझसे पूछा गया है कि इंडिया की जीडीपी बताओ, तो मैं इंडिया की टेरिटरी को कैलकुलेट करूंगा। मुझे पूछा गया है कि मैं रोहतक की जीडीपी बताओ, तो रोहतक की टेरिटरी को कंट्रोल करूंगा, उसी को कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पर वो विद इन ए टेरिटरी हमें बतानी पड़ेगी पूछा कहां का गया है, कहां के प्रोडक्ट पूछे जा रहे हैं, और इसीलिए यहां पर ये वर्ड आया विद इन ए टेरिटरी, क्योंकि यहां पर डोमेस्टिक वर्ड लिखा था। इस डोमेस्टिक वर्ड की वजह से मुझे क्या लिखना पड़ रहा है? विद इन ए टेरिटरी। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इससे नेक्स्ट टर्म दैट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, समझेंगे कि ये विद इन ए टेरिटरी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लियर है? लेकिन उससे पहले अभी हमें चलना है हमारे इस जीडीपी को कैलकुलेट करने के तरीके पे। ठीक है, हमने पढ़े कौन कौन से तरीके? 3 तरीके। एक प्रोडक्ट मेथड, सेकंड
इनकम मेथड, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। इंडिया इनमें से दो तरीके यूज करता है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। कौन कौन से करता है? वन इज प्रोडक्ट मेथड, उसी को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है। इंडिया जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड को यूज नहीं करता है। कौन से दो मेथड को यूज करता है? एक तो प्रोडक्ट मेथड को यूज किया जाता है, और सेकंड कौन सा है? एक्सपेंडिचर। ये दो मेथड यूज किए जाते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होते हैं, एक बार उस पर चलते हैं, ठीक है। इनमें से यही वाला है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना है, ठीक है। तो उसको हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल की मदद से। जीडीपी हमें पता लग गया डेफिनेशन के आधार पर क्या होता है, ठीक है। तो मैं कुछ इक्वेशन देता हूं आपको, और आपको जीडीपी बताना है, ठीक है, ताकि हम उसको और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। पहला, एक फार्मर ने टोटल 100 रुपीज का वीट प्रोड्यूस किया, उसमें से 50 रुपीज का वीट उसने ओन कंजप्शन के लिए रख दिया, प्लस 50 रुपीज का जो वीट था उसने सेल कर दिया। सेल किसको किया? एक बेकरी थी, उस बेकरी को ब्रेड बनाने थे, तो उसने ये 50 रुपीज का वीट खरीद लिया, परचेज्ड। इसमें इसको प्रोसेसिंग में लेकर के आया, और प्रोसेसिंग में लाने के लिए इसको अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करने पड़े। उसके चक्कर में इसके खुद के भी पैसे खर्च हो गए, और प्रॉफिट भी इसे कमाना था, वो मिलाकर के मान लो 150 रुपीज हुआ। तो टोटल इसने 200 रुपीज में उसको बेच दिया। इसका कितना था वीट का टोटल वैल्यू? 100 रुपीज। मुझे जीडीपी बताना आप लोगों को, तो आप कैलकुलेट करो इसमें जीडीपी क्या होगा। 250, ठीक है। और 200, और अभी और ऑप्शंस भी हैं, 100, 150, 200, 250, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। बताओ, सोचो क्या हो सकता है। अभी डेफिनेशन पे जाओ दोबारा, इसको समझो और मुझे आंसर बताओ, क्योंकि ऐसे नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगी डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। $250, ओके। और मुझे नहीं पता, मैं अभी कैलकुलेट करूंगा। 200, ठीक है। तो दो चीजों में कंफ्यूजन है, इधर 200 और 250, ठीक है। तो मैंने यहां पर बोला ये जो मेथड होगा जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड, या इसी में मैं दूसरा तरीका भी यूज करूंगा जिसको हम बोलूंगा वैल्यू एडेड मेथड। ये दोनों में अलग क्या है अभी समझ में आ जाएगा। नाम एक है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनके कैलकुलेशन के तरीके में, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूं हमारे प्रोडक्ट मेथड के ऊपर, जो हमने डेफिनेशन लिखी उसी के ऊपर, ठीक है। डेफिनेशन हमने किसकी लिखी है? एज इट इज प्रोडक्ट मेथड की, क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज आर द प्रोडक्ट, तो हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो 50 है ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या इंटरमीडिएट है? दिस इज फाइनल, क्योंकि दिस हैज बीन कंज्यूम्ड। ये फाइनल है क्योंकि कंज्यूम किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया फाइनल। ये 50 फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? इंटरमीडिएट है, क्योंकि इस 50 को मैंने यूज किया किसी और चीज को बनाने के लिए। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट। अब मुझे ये बताओ, ये 200 फाइनल है या नहीं है? फाइनल है, दिस इज फाइनल, क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो यही था ना फाइनली। हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है, बीच में क्या हुआ उससे मतलब ही नहीं है। प्रोडक्ट क्या था? ब्रेड। ब्रेड उसने 200 रुपए में बेचा है, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे कैलकुलेट करना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू।
तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें, ₹50 यहां से फार्मर ने कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, ₹50, और बेकरी ने ₹200। तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, ₹250। इसी का एक और मेथड लेकर के चलते हैं, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू एडेड मेथड। पहले इसका मतलब समझते हैं वैल्यू एडेड का होता क्या है। वैल्यू एडेड में कहां पर कौन कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट में, वो उसका प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा। वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या होता है, इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो फार्मर ने टोटल व्हीट प्रोड्यूस किया है, तो प्रोड्यूस करते टाइम पे उसने टोटल वैल्यू कितनी ऐड की हमारी इकोनॉमी में, टोटल तो उसने ₹100 का प्रोड्यूस किया, चाहे कहीं भी यूज किया कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कहीं भी यूज किया उसने कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू ऐड कितनी की फार्मर ने, टोटल ₹50 खुद के कंजप्शन के लिए, ₹50 जो उसने सेल आउट किया, लेकिन वैल्यू तो उसी के द्वारा ऐड की गई थी इकोनॉमी में। वो व्हीट अपने आप तो आई नहीं, किसने कैलकुलेट की है, ये किसने बेसिकली उसको प्रोड्यूस किया है, फार्मर ने। तो फार्मर के द्वारा टोटल जो वैल्यू ऐड की गई है वो टोटल व्हीट प्रोड्यूस्ड होगा, और टोटल व्हीट प्रोड्यूस कितना होगा। अब मैं जा रहा हूं कौन से मेथड पे, वैल्यू एडेड पे। ₹100 फार्मर ने ऐड की, ₹100 कितनी वैल्यू ऐड की है, किसने ऐड किया है, फार्मर ने। अब बेकरी पे आते हैं, जहां समझने की बात है। बेकरी में उसने ₹50 का व्हीट परचेज किया, उसने तो कोई वैल्यू ऐड नहीं की ना। क्या उसने उस व्हीट को बनाया, नहीं बनाया, उसने सिर्फ उसे परचेज किया, जो किसी ने ऑलरेडी वैल्यू जिसने ऐड कर रखी थी, फार्मर के द्वारा वैल्यू ऐड की गई थी, वो इसके द्वारा नहीं की गई, बेकरी के द्वारा। बेकरी ने तो सिर्फ उसे परचेज किया है। तो क्या इसको मैं वैल्यू एडिशन में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। वैल्यू एडिशन क्या किया, उसने अपनी तरफ से जो मेहनत की, उसने अपनी तरफ से जो मेहनत की, उसने अपनी तरफ से क्या मेहनत की है, ये ₹150 का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसने ऐड किया। ठीक है, तो इस 150 को मैं यहां लिख देता हूं, बेकरी के द्वारा वैल्यू ऐड कितनी की गई, 150। अभी भी टोटल क्या आएगा, अभी भी टोटल क्या आएगा, ₹250। तो दिस इज नोन एज द वैल्यू एडेड मेथड। तो हमारी जो गवर्नमेंट यूज करती है जनरली, अगर आप देखोगे तो जीडीपी जब आता है तो उससे पहले जीवीएज की वैल्यूज आती हैं। जीवीएज ग्रॉस वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड, जितना भी हमारे यहां पर हो रहा है। ठीक है, हालांकि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द जीवी एंड जीडीपी, वो अभी आपके समझने के लिए नहीं है, तो उसको हम बाद के लिए रखते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड से हम निकाल रहे हैं, वो जीडीपी के बराबर ही आ रहा है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। हाँ, इंटरमीडिएट का भी हमने लिया था, ये रहा। सर्विसेज में, सर्विस में सॉफ्टवेयर में हमने बताया कि एक सॉफ्टवेयर बनाया है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इज पार्ट ऑफ ए बिगर सॉफ्टवेयर, है ना। तो उसमें क्या होगा, उस सॉफ्टवेयर को हम फाइनल नहीं मानेंगे जब तक वो जो बड़ा सॉफ्टवेयर बन रहा है, दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। उसको तो हमने कंज्यूम किया है बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। मैं कोई ऐसी नई चीज नहीं बताऊंगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी हो इनमें। ठीक है, ये भी आप अभी तक थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो, ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़ चुके हो। ठीक है, हमने इस एग्जांपल में एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़ लिया है। कहां गया वो ग्राफ, इसके अंदर पढ़ लिया एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। बस अब उसको थोड़ा सा ठिकाने पर रखते हैं जिस हिसाब से उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, ये समझने के लिए था। अब उसको थोड़ा सा जिस तरीके से पढ़ा जाता है, जो उसका डेफिनेशन है, उस आधार पर उसको लेकर के चलते हैं। एक चीज मुझे समझाओ, एक्सपेंडिचर कर कौन रहा है, कौन कर रहा है, वही सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो हमने पढ़े थे। या तो प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर करेगा, या
गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपेंडिचर करेगा या फिर हाउस होल्ड सेक्टर करेगा, क्योंकि हाउस होल्ड इन्हीं में ही आ जाता है तो हाउस होल्ड को मैं लिखूंगा नहीं, अभी हाउस होल्ड को लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हाउस होल्ड का ही तो पार्ट है। या फिर एक्सटर्नल सेक्टर कर रहा है, यही कर रहे हैं। अब जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है। क्या क्या तरीके हैं? या तो इन्वेस्टमेंट होगा, या तो इन्वेस्टमेंट होगा या कंजप्शन होगा। क्या हमने यही लिखा था? क्या हमने यही लिखा था एक्सपेंडिचर में? या तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है या कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है लास्ट तक, ठीक है, कई बार काम आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर मेथड निकालना है तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना कंजप्शन हुआ है। दो ही वैल्यू चाहिए ना मुझे। इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन करने वाले लोग कौन हैं वो भी पता होने चाहिए। या तो वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, हाउस होल्ड तो कॉमन हो जाएगा। हाउस होल्ड में है कौन लोग? या तो प्राइवेट वाले हैं या गवर्नमेंट वाले हैं या एक्सटर्नल सेक्टर है, यही हाउस होल्ड में। तो या तो प्राइवेट सेक्टर उसको इन्वेस्ट कर रहा है या गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा या बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, ऐसे ही कुछ हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर को हम बाद में कवर करूंगा। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर को हम बाद में कवर करूंगा, अभी मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात कर लेता हूं। ठीक है, प्राइवेट में एक तो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है प्लस प्राइवेट ने एक कंजप्शन किया, ये किया ना। ठीक है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया प्लस गवर्नमेंट ने कुछ कंजप्शन किया। ये बात समझ में आया जो मैंने लिखा है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इसको अगर हम डेफिनेशन के आधार पर रखें, जो हमारी गवर्नमेंट डेफिनेशन देती है वो इस तरीके से देती है, उस पर आऊंगा दोबारा, वो पहुंचे कैसे? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारी एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका है। क्या क्या है ये, उसके बारे में बात करता हूं ताकि हम इससे यहां तक पहुंच पाए। सबसे पहले, दिस इज द टोटल फाइनल कंजप्शन। ठीक है, किसके द्वारा? प्राइवेट पार्टी के द्वारा, जो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, सी का मतलब जो होता है वो क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो टोटल कंजप्शन किया गया है। आई के ऊपर चलते हैं, आई इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, आई इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट चाहे प्राइवेट ने किया हो चाहे गवर्नमेंट ने किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। जी के ऊपर आते हैं, जी इज द कंजप्शन बाय गवर्नमेंट, जी इज द कंजप्शन बाय द गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन है, आपके एक्सपेंडिचर मेथड निकालने का फॉर्मूला है, ये एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो हमने क्या क्या वैल्यू लिखी है उसको समझना। एक साइड मैंने लिखा है प्राइवेट का टोटल फाइनल कंजप्शन, प्राइवेट का टोटल फाइनल कंजप्शन यही था, यही था। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। उसके बाद मैंने क्या लिखा? गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट का कंजप्शन। यही हम यहां पढ़ के आए थे, यही पढ़ा था हमने कि इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को जोड़ दो तो क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने का तरीका हो जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड में इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को जोड़ना है, और यही मैंने यहां पर किया है। मैंने किया क्या है इसमें? इन्वेस्टमेंट जोड़ दिया प्राइवेट सेक्टर का, इन्वेस्टमेंट जोड़ दिया गवर्नमेंट सेक्टर का, कंजप्शन जोड़ दिया प्राइवेट सेक्टर का, कंजप्शन जोड़ दिया गवर्नमेंट सेक्टर का। हमारी गवर्नमेंट ये फॉर्मूला देती है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, उसी को ही मिला करके इन्होंने फॉर्मूला बनाया हुआ है कि प्राइवेट का कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का कंजप्शन। क्लियर है? ये तो हो गया आधा फॉर्मूला। उसके बाद मैंने बोला कि ये भी तो लिखा है, ये भी तो है
x माइनस m। इसका मतलब क्या है? x का मतलब होता है टोटल एक्सपोर्ट्स, m का मतलब होता है टोटल इंपोर्ट्स। अब कोई भी चीज है वो मॉनेटरी टर्म्स में लिख रहे हैं हम यहां पर। कोई भी चीज कैसे लिख रहे हैं? इन दी मॉनेटरी टर्म्स। तो एक्सपोर्ट भी मॉनेटरी टर्म्स में बताने हैं, इंपोर्ट भी मॉनेटरी टर्म्स में बताने हैं। तो अगर आपने थोड़ी देर पहले कुछ चीज सीखी हो कि हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर वो क्या है, बाहर से जो पैसा आ रहा है, बाहर जो पैसा जा रहा है, यानी विद इन ए टेरिटरी से बाहर से जो पैसा आएगा और बाहर जो पैसा जाएगा, क्या वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं है? यही तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। अब आप पूछोगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, आपने तो इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन बताया था। यही पूछना होगा ना अगला सवाल कि ये तो एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन के टर्म में होना चाहिए। अब एक चीज समझाओ, जो चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं वो यहीं के तो प्रोडक्ट बने होंगे, जिसको खरीदा गया होगा उसी को तो भेजा जा रहा है, वो क्या है? कंजप्शन ही तो है। दैट इज द कंजप्शन। और वही कंजप्शन हमने एक चीज बोली थी कि इंपोर्ट क्यों लिख रहे हैं? सिर्फ कंजप्शन लिख लिया तो बाहर के कंजप्शन को हम क्यों ऐड कर रहे हैं? इंपोर्ट क्या है कि बाहर किसी देश ने बनाया उसको हम यहां पर लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यहां पर यह तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी चीज जब हमें लिखनी हो तो वो क्या लिखनी है? विद इन ए टेरिटरी। विद इन ए टेरिटरी कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको तो हम यहां काउंट करेंगे, बाहर वाले को क्यों कर रहे हैं? इंपोर्ट को हम यहां क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि तो बाहर प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, इंपोर्ट को क्यों बाहर हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं? तो उसके लिए अगर आपने ध्यान दिया तो यहां मैंने माइनस किया हुआ है। तो माइनस भी क्यों कर रहे हैं? माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लो मैंने घर में कुछ भी कंज्यूम किया, तो मैं कंज्यूम कैसे कर सकता हूं? या तो उन चीजों को कंज्यूम करूंगा जो इंडिया में बनी होंगी, या मैं बाहर से मंगा करके भी कंज्यूम कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बाहर से भी चीजें मंगा सकता हूं ना। अब गवर्नमेंट के लिए यह डाटा कैलकुलेट कर पाना कि हर एक घर में बाहर से क्या क्या कंज्यूम हो रहा है, यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बाहर से क्या कंज्यूम किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा बाहर से क्या कंज्यूम किया जा रहा है, उसको कैलकुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। उसे क्या पता मैं क्या क्या मंगा रहा हूं बाहर से, गवर्नमेंट क्या क्या मंगा रही है बाहर से। तो वो सिंपल करती है कि बाहर से कोई भी चीज कंजप्शन हो रही है वो तो होके तो इंपोर्ट ही आ रही होगी। वो कहां से आ रही है? थ्रू इंपोर्ट्स आ रही है। तो एक काम करते हैं, हम हमारे टोटल इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं कंजप्शन में से, तो हम सिर्फ उस डाटा पे पहुंच जाएंगे कि जो कंजप्शन हमने सिर्फ यहां के प्रोडक्ट के ऊपर किया हुआ है, क्योंकि हमें विद इन द टेरिटरी का डाटा चाहिए। विद इन द टेरिटरी के निकालने के लिए मेरे घर में कोई भी बाहर से चीज आई होगी, मुझे उसे माइनस करना पड़ेगा। अब ऐसे में एक का तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, ऐसे हजारों घर हैं, नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, टोटल इंडिया में जितना इंपोर्ट आया वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हुआ होगा, उस टोटल इंपोर्ट को ही माइनस कर देते हैं। तो इसीलिए इस इंपोर्ट को इसलिए माइनस करना पड़ रहा है ताकि हम विद इन द टेरिटरी उस चीज को निकाल पाए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को लिख लो, इनके फुल फॉर्म भी लिख लेना। ठीक है, दिस इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, दिस इज नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। ठीक है, इसको लिख देना। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर आप कहीं पे ही पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर में बड़े अजीब से वर्ड आते हैं। अजीब से वर्ड कैसे आते हैं? सी को वो लिखते हैं PFCE। सी को क्या लिखेंगे? PFCE, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। है क्या चीज? वो यही तो है कंजप्शन, जो प्राइवेट पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो न्यूज़पेपर में जब वर्ड आए तो वो पता होना चाहिए मीनिंग। क्या लिखेंगे वहां पर? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहां पर जी को लिखेंगे GFC। जी को क्या लिखेंगे? GFC। क्यों लिखेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे? फाइनल इन्वेस्टमेंट। सर एक बार ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दोबारा से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी दोबारा से देखो। एक चीज समझो, मैंने बोला कि मैं अपने घर से आज 1000 रुपए खर्च कर रहा हूं। ठीक है, मैंने कितने खर्च किए? 1000 रुपए।
₹1000 कहां से खर्च किए, मेरी इनकम हुई होगी उतने ही खर्च किए हैं। यानी मैं जीडीपी को, अगर मुझे अपने घर की जीडीपी बताना तो यही जीडीपी होगी जितना मैं खर्चा कर रहा हूं। दिस इज द जीडीपी। इसके अंदर मैंने क्या किया, कंज्यूम किए चीजें। अब वो जो कंज्यूम की है, बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो इंडिया में ही बनी होंगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जो मैंने इंपोर्ट की होंगी बाहर से, बहुत सारी क्या होंगी, इंपोर्ट की होंगी। लेकिन मुझे जीडीपी कैलकुलेट करना है तो मुझे ये पता है कि मैं विद इन द टेरिटरी उसको कैलकुलेट कर सकता हूं। टेरिटरी के बाहर कुछ भी प्रोड्यूस हुआ हो उसको मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि कोई भी ऐसी चीज जो विद इन अ टेरिटरी प्रोड्यूस हुई हो सिर्फ उसी का वैल्यू बताओ। तो यहां पर मैंने तो ऐसी चीज भी कंज्यूम कर ली जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुई है, वो तो मेरे खर्चे में रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो मैं 1000 कैसे कह दूं कि यहां का जीडीपी है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें भी हैं जो बाहर प्रोड्यूस हुई हैं। तो मुझे जो भी चीजें इंपोर्ट हुई हैं उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कि मान लो इसमें से मैंने 50 रुपीज का आइटम इंपोर्ट किया है, तो ये माइनस करके टोटल वैल्यू जो मेरी आएगी ये मेरा फाइनल कंजप्शन होगा, जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में प्रोड्यूस हुई चीजों का होगा। इस वजह से मुझे इंपोर्ट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स को क्यों प्लस कर रहे हैं, उसको माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो इंडिया में बना है, और इंडिया में कोई भी चीज बनी है वो यहां के फाइनल वैल्यू में ऐड होगी, इसलिए एक्सपोर्ट प्लस कर देते हैं और इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं। सर लेकिन जैसे हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो जो पैसा है वो तो हमारे देश का जाता है ना बाहर, और वो जो पैसा है वो भी किसी एक्टिविटी से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो फिर हम उस इंपोर्ट को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वो मनी तो हमारे देश की अंदर की एक्टिविटीज से प्रोड्यूस हुई है। एग्जैक्टली आपने, ठीक है, इसको एक चीज समझते हैं कि अभी हम पीछे कुछ एग्जांपल लेकर के चल रहे थे कि हमने ये चीजें यहां प्रोड्यूस की, ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट मेथड से निकाल लिया कि ये चीजें यहां पर प्रोड्यूस हुई विद इन द टेरिटरी। मान लो इसके अंदर उसे बेकरी बनाते टाइम पे कैशूज की जरूरत पड़ी, मतलब उसे ब्रेड बनाने कैशूज की जरूरत पड़ी, वो कैशू को इसने यहां पर इंक्लूड कर दिया और वो कैशू को उसने इंपोर्ट कर लिया। 50 रुपीज के उसने कैशू यहां पर ऐड कर दिए। ये आ तो जाएगा उसके वैल्यू एडेड मेथड में, आएगा कहां से, वैल्यू एडेड मेथड में क्या। लेकिन हमने तो 250 रुपीज का ब्रेड प्रोड्यूस किया, उसके अंदर वो 50 रुपीज कहां से आए थे, वो 50 रुपीज का जो आइटम हो वो प्रोड्यूस कहां हुआ था, बाहर हुआ था। क्या हमारे यहां उसकी वैल्यू ऐड हुई, नहीं हुई, वो वैल्यू एडिशन में आएगा ही नहीं। अब एक चीज समझना, ये 50 रुपीज मैंने बाहर से मंगाए, ये कहां से मंगाए हैं, बाहर से मंगाए हैं, तो ये तो मेरा फाइनल है ही नहीं ना। ये तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमने उसकी मतलब वैल्यू ऐड हुआ है यहां पर इसका कुछ, तो हम वैल्यू एडेड मेथड में देखेंगे तो वैल्यू ऐड कितनी की, अभी भी इसने 150 रुपीज की तो की है। तो अगर वैल्यू एडेड मेथड से मुझे कैलकुलेट करना पड़ा तो क्या मैं इसको इंक्लूड करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, बाहर से इंपोर्ट किया, चाहे मैं अंदर से इंपोर्ट करूं फिर भी नहीं करूंगा इसको। तो इंडिया में जब तक ये प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक ये कहीं पे भी फाइनल वैल्यू में आएगा ही नहीं, अगर हम वैल्यू एडेड मेथड के आधार पर चलें तो। अगर मैं इसको यहां इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं तो क्या मैं इसको कहीं पे भी यूज करूंगा फाइनल वैल्यू बताने के लिए प्रोडक्ट मेथड के आधार पर। जब मैं यहां यूज नहीं कर रहा हूं तो इंपोर्ट को मैं वहां कंजप्शन में क्यों दिखाऊं। अगर इस मेथड के हिसाब से भी समझे तो इस मेथड के हिसाब से भी उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी अगर हम देखें, डेफिनेशन को क्लियर रखना दिमाग में, डेफिनेशन के बाहर कोई भी चीज जा रही हो आपको दिमाग में उसी टाइम हिट कर जाना चाहिए कि ये तो चीज बाहर से आई है, हम विद इन द टेरिटरी की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हमेशा उन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है जो विद इन द टेरिटरी प्रोड्यूस हुई होंगी। अब वो यूज कहीं भी जा रही है कोई फर्क नहीं हो रहा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हम यहां से बाहर भी भेज रहे हैं, पैसे तो वहां के लग रहे हैं ना, हम थोड़ी लगा रहे हैं उसे पैसे, वो बाहर के लोग खरीद रहे हैं उसे, लेकिन उसकी वजह से हमारे पास कुछ तो इनकम हो रही है। इनकम होगी तो इनकम में उसको यूज करेंगे हम। क्लियर है। तो इंपोर्ट्स को हमेशा माइनस किया जाएगा, एक्सपोर्ट्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन पे स्ट्रिक्ट रहना है। इनकम मेथड में कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि हम उसको यूज नहीं करते हैं करने के लिए, तो सिर्फ ये पता होना चाहिए थर्ड मेथड कैलकुलेट द जीडीपी इज क्या है, इनकम मेथड। तो हमने आज सिर्फ जीडीपी पढ़ा और जीडीपी के कैलकुलेशन के मेथड्स पढ़े। 3 मेथड होते हैं, एक प्रोडक्ट मेथड जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं,
सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये दोनों मेथड गवर्नमेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं। थर्ड मेथड पड़ा इनकम मेथड, जो कहीं यूज नहीं हो रहा है, इंडिया में यूज नहीं होता है। क्लियर है? इनमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि फिर इसके आगे जीडीपी से बहुत सारी चीजें और सीखनी। ठीक है, कल हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे। कोई डाउट है इसमें? पक्का? ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ो, और उसमें कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। एक बार दोबारा से उसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, कहीं पे कोई डाउट आए तो पूछ लिया करो, क्योंकि डाउट रखोगे तो इकोनॉमिक्स में ऐसा है, अगर एक बार क्लियर होता चला गया तो आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां अटक गए उसके बाद की चीजें अपने आप अटकनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज समझने के लिए सबसे आसान सब्जेक्ट है, बस आपको लॉजिक्स लगाने हैं। सिंपल, अपने घर से कैलकुलेट करना है, आपको सोचना ही नहीं देश में क्या चल रहा है, आपने ये देखना है कि घर में क्या चीजें हो रही हैं, वही हो रहा है। तो मैंने उसी से, कैफे से और घर से ही बताया कि वहां पर कैसे कैलकुलेट हो रही हैं चीजें। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो आज की क्लास करें यहीं तक खत्म।